हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे सीएपीएफ की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी अभी तक बायोलॉजी, फिजिक्स और डिफेंस से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे पिछले 10 साल में सीएपीएफ में जो भी हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और अभी हम यहाँ पे केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम यहाँ पे सेकंड पार्ट बेसिकली यहाँ पे आपके लिए होने वाले केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज का। इसमें हम यहाँ पे टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो उस पे यहाँ पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज बता देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो होंगी वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगी, और लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हर एक प्लेलिस्ट जब हम मतलब हर एक पीडीएफ जो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो हर एक पीडीएफ के एंड में आपको इस तरीके का कुछ एक पेज देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप बस एक इस लोगो पे अगर आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके फिर ओपन लिंक इन न्यू टैब करोगे, तो न्यू टैब में बेसिकली आपका यहाँ पे जो मैंने लिंक यहाँ पे डाल रखा है अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल का, ये आपका खुल जाएगा अलग आपके एक टैब में। ठीक है, वरना आप डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो आपका उसी पर्टिकुलर टैब में आपका यहाँ पे ये वाला पेज खुल जाएगा। तो देखो, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यहाँ पे सीडीएस के पीवाईक्यू से रिलेटेड भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सारे प्लेलिस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के रिलेटेड पीवाईक्यूज देखना है, तो उससे रिलेटेड भी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, तो वो जाके आप देख सकते हो। पर मैं आपको यहाँ पे दो प्लेलिस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। पहला है आपका यहाँ पे सीएपीएफ की पीवाईक्यूज, जो अभी हम यहाँ पे फिलहाल में कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का बेसिकली इसी सिंगल प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जाके इस बटन पे आप क्लिक करो तो सेव प्लेलिस्ट आप इस पे कर लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बार आपकी ये प्लेलिस्ट सेव हो जाएगी, तो आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप बस इधर जाना, इसी अपने वाले सेव पे जाना, और सेव प्लेलिस्ट पे जाके अपने ऑप्शन पे ये प्लेलिस्ट आपके यहाँ पे आपके अकाउंट में दिखाने लग जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली बस इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना सीएफपीएफ के लिए। पर यहाँ पे जो साथ ही साथ सीडीएस के लिए पूछ रहे थे, तो सीडीएस के लिए भी आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बन रखी है। पर मैं जो आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रही होगी सीडीएस पीवाईक्यूज। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 41 वीडियोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने जो हमारा फर्स्ट सीडीएस हुआ था 2024 का, उससे पहले मैंने यहाँ पे ये बनाई थी। तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स भी देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आया था। तो आपको मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको फॉलो कर लो अभी नेक्स्ट सीडीएस जो आ रहा है उसके लिए भी। और सीएपीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसको जरूर देख लेना, क्योंकि यूपीएससी आपको पता है दोनों ही एग्जाम लेती है, और सिलेबस भी आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है जीके का। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से बूस्ट मिलेगा, एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपके लिए यहाँ पे हो जाएगी। तो चाहे आप सीडीएस कर रहे हो या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आपको ये दोनों प्लेलिस्ट जरूर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी फॉलो कर लेना इसका। और अपने यहाँ पे जो मैंने सीएपीएफ की पीवाईक्यू सीरीज बताई थी, तो दोनों का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, साथ ही साथ आई बटन पे भी डाल दूंगा। तो वहां पे जाके आप ये दोनों सीरीज को आप यहाँ पे जरूर देख लेना। तो ना वापस आते हैं अपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो के टॉपिक पे। तो देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेपरेटिंग प्रोसेसेस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 साल में, ठीक है, 10 साल में जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन चैप्टर से रिलेटेड, वो सब हम यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। नाउ अपने टॉपिक पे आने से पहले आपके लिए एक ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका एक सीएपीएफ के एग्जाम में आ रखा है, यहाँ पे सीएपीएफ 2020 में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, नॉट, हमें यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे देखना है कि आपसे कहाँ पे नॉट के बारे में पूछा जाता है और कहाँ पे नहीं। तो अगर आप ज्यादातर देखोगे तो यूपीएससी में ज्यादातर जब भी ऐसी स्टेटमेंट आती है जहाँ पे भी आपको नॉट पूछा जाएगा, तो या तो बोल्ड कर देते हैं या फिर कैपिटल्स में लिख देते हैं। पर तब भी हमें यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है फोटोकेमिकल स्मॉग का। अब देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है बेसिकली। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है आपका एक तरीके का यहाँ पे मिक्सचर होता है। ठीक है, किस किस का मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर होता है आपके यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स का। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स का। अब यहाँ पे देखो, पॉल्यूटेंट्स का होता है मतलब यहाँ पे क्या क्या चीजें बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं। पहला आपका होता है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड आप इसको बोलते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे वोलेटाइल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आपके यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे ये दो टाइप के आपके मान सकते हो यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। और जब यहाँ पे ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सनलाइट के साथ, रिएक्ट विद सनलाइट। ठीक है, तब यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं एक ब्राउन कलर की हेज, जिसको हम लोग यहाँ पे मिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप देखते होगे कि यहाँ पे आसमान में आपको थोड़ा धुआं जैसा लगता है ना, ब्राउन कलर का जो धुआं सा आता है।
तो उसको आप एक तरीके से उसको मान सकते हो यहाँ पे। तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, बेसिकली आपका एक मिक्सचर होता है पॉल्यूटेंट्स का, जिसमें एक है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हो जिसको, एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपके यहाँ पे सनलाइट के साथ, तब आपको ब्राउन कलर का हेज, मतलब यहाँ पे धुआं बोल लो या मिस्ट बोल लो, वो आपको यहाँ पे आसमान में नजर आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, कि ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे समर टाइम पे। अब समर में क्यों देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट आपकी कहाँ ज्यादा होती है, कब किस सीजन में ज्यादा आपको देखने को मिलती है, तो समर में ज्यादा देखने को मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होता है यहाँ पे सनलाइट के साथ, तब जाके हमें वो ब्राउन हेज देखने को मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे समर सीजन जब होगा तो हमें यहाँ पे ये ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक होता है आपका यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है आपके यहाँ पे यही जो मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये रिएक्ट करते हैं, तब यहाँ पे क्या बनाते हैं, तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, सेकेंडरी बनाते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके पोल्यूटेंट्स है, एक है प्राइमरी पोल्यूटेंट, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जब यहाँ पे ये रिएक्ट करते हैं यहाँ पे, तब आपका यहाँ पे बनते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट में जैसे आपका यहाँ पे आ जाता है पेन, ठीक है, जिसको हम लोग किस मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे पेरोक्सी एसेटाइल, पेरोक्सी एसेटाइल नाइट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे ये जितने भी आपको पोल्यूटेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये सब आपको ऐसा समझ सकते हो कि ये हार्म करते हैं यहाँ पे ओजोन लेयर पे, ठीक है। जो आपकी अपर एटमॉस्फेयर में जो यहाँ पे नेचुरली जो बिल्ड होती है आपकी ओजोन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स है, जब यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं, ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल पे आपके पोल्यूटेंट बनते हैं, जो कि एक तरीके से हार्म करते हैं आपके ओजोन लेयर को, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो आप यहाँ पे सुनते होगे, तो वो भी आपका यहाँ पे इन सब पोल्यूटेंट्स की वजह से ही होता है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे पहला है आपके पास यहाँ पे NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा आपके पास है यहाँ पे VOC, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आ जाता है यहाँ पे ओजोन, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी आपको दे रखा है, ठीक है, NO इसका होता है शॉर्ट फॉर्म, मतलब इसका फॉर्मूला जो हम यहाँ पे बोलते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पेरोक्सी एसेटाइल नाइट्रेट, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसके अलावा आप एक और यहाँ पे होता है, वो होता है यहाँ पे पेरोक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, ठीक है, पेरोक्सी बेंजोइल नाइट्रेट। और इसका हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PBN शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपको यहाँ पे याद करना है तो, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ मेन आपके यहाँ पे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में। तो यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो है आपका यहाँ पे आंसर सी, जो आपसे यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा था कि कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, तो वो है आपका यहाँ पे पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स है, बेसिकली ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में, रिफाइंड पेट्रोलियम वगैरह में, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो ये आपको देखने को मिलेंगे जैसे यहाँ पे क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, फिर रिफाइंड पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, रिफाइंड पेट्रोलियम हो गया। फिर और यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे ये जो है ये आपके प्रोड्यूस होते हैं कंबशन से, ठीक है। कंबशन मतलब हो गया कि जब आप यहाँ पे किसी को बर्न करते हो, ठीक है, जलाते हो जब, तो किस चीजों को जलाओगे आप, ऑर्गेनिक मैटर या फॉसिल फ्यूल्स को जब आप जलाते हो, तब आपके यहाँ पे ये निकलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। तो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में, ठीक है, और कौन से कंपाउंड्स यहाँ तक कंपोनेंट्स इसके यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सब आपके यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सब आपको स्टेटमेंट एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगी। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2020 में ये आ रखा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लेटेंट हीट करेस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट व्हाट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप क्या चीज कांस्टेंट रखते हो, जो आपकी यहाँ पे लेटेंट हीट होती है उस टाइम पे, मतलब चेंज इन हीट आपको यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें। तो किस यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट रखते हो, तब आपको ऐसी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर ओनली, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे जो याद रखनी है, वो है आपका यहाँ पे कि जो लेटेंट हीट होती है, वो एक तरीके की आपकी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हिडन हीट होती है, ठीक है। तो इसको अगर आपको कहीं पे लेटेंट हीट भी दे सकता है यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे, या फिर क्वेश्चन में, या फिर आपको हिडन हीट भी दे सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट को ही हम यहाँ पे हिडन हीट बोलते हैं, ठीक है।
अब इसका काम क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, तो ये ब्रेक करती है यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे हेल्प करती है ब्रेक करने में, किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यहाँ पे ये हेल्प करती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो आपकी यहाँ पे फोर्स होती है अट्रैक्शन की बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो उसको यहाँ पे ब्रेक करने में आपकी लेटेंट हीट हेल्प करती है। तभी आपने यहाँ पे दो तरीके की लेटेंट हीट यहाँ पे पढ़ रखी होंगी। एक आपकी होती है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये हो गया आपकी पहले तरीके की। दूसरा है आपका यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, ये आपकी दो तरीके की लेटेंट हीट होती है। तो देखो पहली वाली जो है यहाँ पे फ्यूजन वाली, तो फ्यूजन वाली में बेसिकली क्या है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो हीट एनर्जी है, ठीक है, जितनी आपको हीट एनर्जी बेसिकली यहाँ पे रिक्वायर होती है यहाँ पे 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, ठीक है, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से बता दे रहा हूँ, याद रखना, हमें यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज करने के लिए हमें जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तब हम यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, ठीक है, तो ये भी याद रखना, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इन दोनों को देखते हुए हम 1 किलोग्राम जो हमारा सॉलिड है उसको कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, और इसको करने के लिए जितनी भी हमें यहाँ पे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली हीट एनर्जी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और हीट एनर्जी, हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये ही चेंज आ जाएगा, बाकी सब आपका एग्जैक्ट सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट की जगह इस केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है फ्यूजन वाले में आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो और एट मेल्टिंग पॉइंट कर रहे हो, वहीं पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में आप क्या कर रहे हो, आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ तक यही था। और एक चीज बस मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे किसी भी सॉलिड का, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप किसी भी सॉलिड का आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, किसी भी सॉलिड का अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उस सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी आपकी भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो उस केस में उस सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी भी जो होगी यहाँ पे उस सॉलिड की, वो भी आपकी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसी की मदद से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सॉलिड होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली आपका यहाँ पे लिक्विड स्टेज में, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो फोर्सेज होती है यहाँ पे अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है यहाँ पे बिटवीन पार्टिकल्स, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सॉलिड की मेल्ट होने लग जाती है, जिसके जैसे आपको देखने को मिलता है कि सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आपकी यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट डिस्क्राइब्ड इन पंच तत्व। अब देखो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी से, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी सीरीज फॉलो करी होगी साइंस की, जो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ही है, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, पर उसके भी वीडियोस अभी आते रहेंगे जल्दी। तो वहां पे अगर आपने उस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो किया है, तो वहां पे हमने यहाँ पे 9th क्लास से शुरू की है। तो वहां पे पहला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, मैटर, तो वही आपको उसी पर्टिकुलर चैप्टर में फर्स्ट पेज पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो जो आपके यहाँ पे इंडियन फिलोसोफर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि आपकी चाहे नॉन लिविंग चीज हो, कोई भी कोई लिविंग चीज हो, वो सब आपकी यहाँ पे इन 5 तत्वों से मिलके बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन से 5 तत्व थे, तो वो था आपका यहाँ पे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होने वाला है वो है अपना यहाँ पे बी ऑप्शन। और जो अभी हम यहाँ पे मॉडर्न डे में हम यहाँ पे जो मैटर पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फिजिकल और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि मॉडर्न डे में अगर हम बात करें साइंटिस्ट ने किस बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, सेपरेट कर रखा है चीजों को, तो फिजिकल और केमिकल वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे मैटर आपका यहाँ पे क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो आपकी यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, ठीक है, और उसके पास मास हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कोई भी ऐसी चीज जो ऑक्यूपाई करती हो स्पेस और उसके पास उसका खुद का मास हो, तो वो हर एक चीज आपकी यहाँ पे क्या होगी, वो आपकी यहाँ पे मैटर होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। फिर दूसरा पॉइंट आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है यहाँ पे अलग स्टेटमेंट देके कि आप किस तरीके से पहचानोगे मैटर को।
तो ऐसी कोई भी चीज जो आप टच कर पा रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ठीक है, टेस्ट कर पा रहे हो और स्मेल कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी जो भी आप ये अपने 5 सेंसेस से कर पा रहे हो वो सब आपकी यहाँ पे मैटर होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो मैटर होता है बेसिकली आपकी बहुत ज्यादा छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको, ठीक है, तो बहुत ज्यादा छोटे टाइनी पार्टिकल से आपके यहाँ पे बने हुए होते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी आपको तीन आपको प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है फिजिकल और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने बता रखी है। तो देखो सबसे पहली है यहाँ पे कि आपकी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में, ठीक है, तो वहां पे उन पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी है कि जो आपका मैटर पार्टिकल से बने हुए होता है, तो आपके जो पार्टिकल्स है मैटर के अंदर उनके बीच में आपको यहाँ पे स्पेसेस भी देखने को मिलती है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का केस भी पढ़ते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं आपको अलग से समझा भी दूंगा, ठीक है। पर अगर आपने यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज फॉलो कर रखी होगी तो आपको सॉल्युबिलिटी वगैरह भी आपने यहाँ पे अब तक कवर कर लिया होगा। तो उसके बाद अपनी यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो अपनी यहाँ पे होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो आपके हमेशा मोशन में रहते हैं, ठीक है। तभी मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, अगर आपको यहाँ पे याद हो, कि जब आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो तब आपकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है ना, अगर आपको यहाँ पे याद हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी आपके यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से मोशन यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि यहाँ पे रैंडम मूवमेंट्स उनकी हो रही हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे मूवमेंट भी देखने को मिलती है इन पार्टिकल्स की, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये हमेशा मोशन में ही रहते हैं। क्यों मोशन में रहते हैं? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पे जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, वो है अपनी यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, ठीक है, तो उससे ही आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो। तो लेटेंट हीट आप यहाँ पे यूज करते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं यहाँ पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सॉलिड होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा कम स्पेस देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। वहीं पे जैसे आप लिक्विड की तरफ जाओगे तो लूजली होते हैं थोड़े, गैस में जाओगे तो और ज्यादा लूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हर एक पार्ट की आपकी अलग रहेगी, ठीक है, सॉलिड लिक्विड अलग रहेगी, गैस की अलग रहेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये भी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर भी अपना यहाँ पे राइट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2018 में पूछ रखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड, ठीक है। अब उनके बाद इसमें से क्या चीज आपकी यहाँ पे होगी जब भी आप लोअर करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो अब इन चार ऑप्शन में से क्या चीज करेक्ट होगी। तो देखो हमेशा याद रखना आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सी यहाँ पे चीज है, जब भी आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है, जब भी आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज करोगे, ठीक है, इंक्रीज करोगे तब आपका यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं अलग तरीके से लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों चीज समझानी है। तो यहाँ पे एक तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख लेते हैं और एक तरफ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो याद रखना कि जब भी आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो हर उस केस में आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये दोनों जो होते हैं ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब आपका यहाँ पे इसको आप डिक्रीज करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी आपका यहाँ पे डिक्रीज करेगा उस लिक्विड का, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है, लोअर करेगा। डज नॉट इफेक्ट, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, और इंक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू बॉयल, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट क्या होगा, जो उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। अब ऐसा क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि आपने यहाँ पे एक टर्म पढ़ रखी होगी यहाँ पे वेपर प्रेशर की, ठीक है।
तो जो वेपर प्रेशर होता है, ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है? तो देखो वेपर प्रेशर बेसिकली होता क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका प्रेशर होता है जो एक वेपर एक्सर्ट करता है। ठीक है? मतलब यहाँ पे जो वेपर है, वो जब वो प्रेशर को लगाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तब हम उसको बोलते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर। ठीक है? तो यहाँ पे आपको एट अ गिवन टेम्परेचर होता है ये चीज, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब कोई एक वेपर एक प्रेशर लगा रहा होता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तब हम उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। और मैंने जैसा बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये होता है, तो आपको इससे ये चीज पता चल रही है कि जो आपका वेपर प्रेशर है, ये आपका डिपेंडेंट होता है यहाँ पे टेम्परेचर पे। ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखते हैं। इसी की वजह से आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रही है कि जब आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाते हो तब आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जब आप घटाते हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे ज़रूरी है, जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो गया? अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 2019 से पूछा गया है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, यहाँ पे सीएपीएफ किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है साइंस में, तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, उनसे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर लिक्विफाइंग अ गैस। अब ये भी आपका एक तरीके से डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है? डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है? तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कंडीशन बेसिकली यहाँ पे होती है लिक्विफाई करने के लिए यहाँ पे कोई भी गैस को। ठीक है? तो आप यहाँ पे कैसे करते हो? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आप यहाँ पे लिक्विफाई करते हो। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है, डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जब आप यहाँ पे प्रेशर को हाई करते हो और टेम्परेचर को आप यहाँ पे लो कर देते हो, तब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपकी जो गैस है वो आपकी लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एनसीईआरटी में। और अगर हम यहाँ पे जैसे बात करते हैं सीडीएस और सीएफएफ की, ठीक है, तो यहाँ पे सीएफएफ को ज्यादा आप ऐसे मान सकते हो कि ज्यादा आपकी एनसीईआरटी बेस्ड आप यहाँ पे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है? मतलब एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। पर सीडीएस में क्या होता है? सीडीएस में आपको स्टेटमेंट भी देखने को मिल सकती है डायरेक्ट, पर आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। पर सीएपीएफ में अभी तक जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो मैक्सिमम चांस आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पूछी जा रही है। कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लो साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, उसमें आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपकी जो सीएपीएफ की फिजिक्स भी है वो थोड़ी थ्योरी बेस्ड ज्यादा है एज कम्पेयर टू थोड़ा न्यूमेरिकल बेस, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस आपकी सीडीएस में ज्यादा देखने को मिलती है थ्योरी के कंपैरिजन में। ठीक है? तो ये भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे हमेशा याद रख के जाना है। ठीक है? फिजिक्स की भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर अगर आप करोगे, तो अब आप यहाँ पे लिक्विफाई कर सकते हो कोई भी गैस को। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डायरेक्ट प्रोसेस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेज इज कॉल्ड। मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो, और आप यहाँ पे बीच में लिक्विड स्टेज पे नहीं जा रहे हो, आप डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस पे पहुंच जा रहे हो। ठीक है? तब आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे याद रखना है इस चीज को। ठीक है? तो यहाँ पे ये तीन आपकी यहाँ पे ये स्टेट्स हो गई। ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सॉलिड से गैस जाने की, ठीक है, जो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो ये अपना होता है यहाँ पे सब्लिमेशन। ठीक है? सब्लिमेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? फिर जब हम यहाँ पे बात करेंगे, आपसे अगर पूछा जाता है यहाँ पे कि गैस से अगर आप सॉलिड पे जाते हो, तब आपका यहाँ पे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा डिपोजिशन। ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि सॉलिड से अगर आप यहाँ पे लिक्विड पे जाते हो, तब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे तो ये आपके लिए इजी होगा, ये है आपका यहाँ पे मेल्टिंग। इसी को दूसरी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो वो भी आपको टर्म याद रखनी है, वो है आपका यहाँ पे फ्यूजन। ठीक है? तो फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं सॉलिड से जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो। ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे लिक्विड से अगर कोई सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो एक तो आपको यहाँ पे पता होगा, वो है आपका यहाँ पे फ्रीजिंग। ठीक है? फ्रीज करके। दूसरा यहाँ पे जो टर्म यूज हुई होती है, वो है आपकी यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों ही टर्म याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर पहले भी यहाँ पे आ रखे हैं। कभी कभी आपको यहाँ पे मेल्टिंग की जगह फ्यूजन दे देता है, तब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
वहीं सेम आपको यहाँ पे फ्रीजिंग की जगह सॉलिडिफिकेशन दे देता है, तब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर गैस से आप यहाँ पे लिक्विड पे जाते हो, ठीक है, तब हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं यहाँ पे वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन, ठीक है। फिर वहीं पे अगर आप लिक्विड से अगर आप यहाँ पे गैस पे जाते हो, तब हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अब क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और दूसरा इसका नाम होता है यहाँ पे लिक्विफिकेशन, ठीक है, लिक्विफिकेशन। जो अभी हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में देखा, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे नाम से लिक्विफिकेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड से आप गैस बना रहे हो, ठीक है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके 6 टाइप के आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे प्रोसेसेस है, जो अलग अलग टर्म्स आप यहाँ पे यूज करोगे, तो वो भी आपको यहाँ पे जरूरी है, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ज्यादातर आपसे यहाँ पे डायरेक्ट वाली पूछी जाती है, क्योंकि बाकी तो आपको इजीली याद रहेंगी, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड वाली। पर सॉलिड से आपकी डायरेक्ट गैस बन गई, वो आपसे ज्यादा पूछी जाएगी, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन गया, तो वो आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। पर आपको याद सारी रखनी है, कभी भी कोई भी चीज पूछ सकता है यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए फ्री टाइप के क्वेश्चन है, मतलब बोनस क्वेश्चन है, ठीक है, फ्री के नंबर है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है अपना यहाँ पे सब्लिमेशन, बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में पूछ रखा है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि वाटर एट 273 केल्विन इज लेस रिएक्टिव इन कूलिंग देन आइस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका वाटर है 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको ये कन्वर्जन पता ही होगा। तो जो आपका यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बेसिकली वो आपका यहाँ पे 273 केल्विन, हम उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो आपका पानी है 273 केल्विन पे, या फिर आप बोलो 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो आपका लेस इफेक्टिव होता है कूलिंग करने के लिए एज कम्पेयर टू आइस एट सेम टेम्परेचर। अब वो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, वो आपका होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो आपका यहाँ पे करेक्ट है, उसकी वजह से, क्योंकि जो आपका पानी होता है 273 केल्विन पे, उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू आइस, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है आइस से। इसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे, जो अगर आप यहाँ पे पानी यूज करते हो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं बता ही दे रहा हूँ सही से। तो देखो याद रखना कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे पानी की 273 केल्विन पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 273 केल्विन पे जब भी हम यहाँ पे पानी की बात करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। तो इसके पास क्या होती है यहाँ पे मोर एनर्जी, इसको आप इसके पास आपको देखने को मिलेगी, सेम टेम्परेचर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये आपका लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है, कूलिंग से, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, बेसिकली क्योंकि आपका जो हायर एनर्जी कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो आपका यहाँ पे डिफिकल्ट बना देता है यहाँ पे हीट को एब्जॉर्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो आपको यहाँ पे हायर एनर्जी देखने को मिल रही है ना, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपकी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे आप हीट एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जो जो भी आपका सिस्टम होगा, उससे आप हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से आप यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे आइस की बात करें, तो आइस जो होगा यहाँ पे वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे कम है, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे कि हीट एब्जॉर्ब करने का यहाँ पे सब खेल है। तो हीट एब्जॉर्ब आप यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास मोर एनर्जी है। और हीट एनर्जी आप कब एब्जॉर्ब करोगे, जब आपके पास कम एनर्जी, और वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे आइस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आइस के केस में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लेस एनर्जी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, वाटर के कंपेरिजन में एट 273 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, 273 केल्विन की बात हो रही है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जिसको आप बोलते हो। तो उस केस में यहाँ पे जो आइस है, वो यहाँ पे क्योंकि कम उसके पास एनर्जी है, तो यहाँ पे वो हीट एब्जॉर्व कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जो आपका पानी है वो आपका लेस इफेक्टिव है कूलिंग के लिए, ठीक है, ठंडा करने के लिए। क्योंकि जब वो यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो वो ठंडा ही नहीं कर पाएगा ना। वहीं पे दूसरी तरफ जो आपका आइस है, वो यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तभी यहाँ पे वो चीज ठंडी कर पाएगा, मतलब जो आपका आइस है वो चीजों को ठंडा कर पाएगा, ठीक है। तो ये बस एक इंपॉर्टेंट, आप ऐसा समझ लो इसको, इस क्वेश्चन को, कि ये एक आपके एक फैक्ट है, ठीक है। बस ये फैक्ट को आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 से पूछा गया। ये भी आप डायरेक्ट एनसीईआरटी बोल सकते हो। तो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया, आप सब एनसीईआरटी से ही बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसलिए हर एक में नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि एनसीईआरटी से नहीं है।
आपको ज्यादातर क्वेश्चन सीएपीएफ में एनसीईआरटी से ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा स्टेटमेंट अगर घुमा दिया जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा सीडीएस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर सीएपीएफ में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड आपको जो देखने को मिलते हैं वो एनसीईआरटी से ही स्टेटमेंट उठाई जाती है। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सी करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में ही आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा यहाँ पे, वो है आपका यहाँ पे इवेपोरेशन का, ठीक है। तो इवेपोरेशन आपको पता होगा यहाँ पे एक तरीके का आपका फॉर्म फिनोमिना होता है, जहाँ पे जो आपका लिक्विड स्टेज है, ठीक है, वो आपका एक तरीके से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले भी जैसे हमने यहाँ पे बात भी करी थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका लिक्विड होता है बेसिकली वो आपका यहाँ पे गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी आपके टेम्परेचर पे, जो भी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका होता है इवेपोरेशन। अब देखो इवेपोरेशन ना आपके चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वो चार चीजें कौन सी होती है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है आपका यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ठीक। तीसरा है आपका यहाँ पे विंड स्पीड, और लास्ट है आपका यहाँ पे सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। अब देखो कभी कभी ना इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को अभी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाँ डिपेंड करता है यहाँ पे, तो टेम्परेचर है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ये अपना आंसर नहीं होगा। दूसरा आपसे बोल रहा है द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि सरफेस एरिया के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डज नॉट लगा दिया, तो यहाँ पे यही अपना आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बोल रहा है द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी, तो एकदम करेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर लास्ट बोल रहा है विंड स्पीड के ऊपर करता है, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो एक तो हो गए यहाँ पे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि यहाँ पे आपको ये चार फैक्टर पता होने चाहिए कि इसके ऊपर डिपेंड करता है। पर कभी कभी आपसे इस तरीके से ही पूछा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तब इवेपोरेशन पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी याद रखना कि जब भी हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब आपका इवेपोरेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेंगे तब आपका यहाँ पे जो इवेपोरेशन होगा वो यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ठीक है। याद रखना उल्टा है यहाँ पे, पिछले वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना टेम्परेचर उतना इवेपोरेशन, जितना कम टेम्परेचर उतना कम इवेपोरेशन, पर ह्यूमिडिटी जितनी कम उतना ज्यादा इवेपोरेशन, ठीक है। तो उल्टा है यहाँ पे, याद रखना। फिर विंड स्पीड की बात करें, विंड स्पीड को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन देखने को मिलेगा, सरफेस एरिया को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन वाला जो केस है या फिर एक इंपॉर्टेंट केस है वो है आपका यहाँ पे ह्यूमिडिटी का केस, जो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है, क्योंकि बाकी तो आपको आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको बस ये चार चीजें याद रखनी है कि किस किस के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। बाकी आपको अलग से जो याद रखना है ह्यूमिडिटी का केस याद रखना है, क्योंकि बाकी सब में तो यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा जो चीज होगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। पर ह्यूमिडिटी के केस में उल्टा हो जाएगा, जितना कम ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा इवेपोरेशन। तो इस तरीके से भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सीडीएस के क्वेश्चंस अगर आप लगाओगे तो आपको एक तरीके से प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि सीडीएस में आपको इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सीडीएस की, जो मैंने पीवाईक्यू सीरीज करा रखी है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप देखोगे, वीडियोस को मैंने सीक्वेंस वाइज ही डाल रखे हैं, तो वहां पे जाके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे जीके पोर्शन है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग पढ़ना पड़ रहा है, सेम चीज पढ़ रहे हो आप, और दोनों पेपर के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ना अगले टॉपिक्स पे चलते हैं, तो अगले टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे सेपरेटिंग प्रोसेसेस। तो देखो जो सेपरेटिंग प्रोसेसेस है बेसिकली वो आपका यहाँ पे सब टॉपिक आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर के चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को एक साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है 2016 में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइड, ठीक है, इनमें से क्या चीज आपकी कोलॉइड नहीं है। तो देखो कोलॉइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो कोलॉइड आपके मिक्सचर होते हैं, जो आप यहाँ पे एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि आपके ये सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से बोल लो, सोल्यूशन ये होते हैं जो कि आपको देखने को मिल सकता है होमोजीनियस है, पर रियलिटी में वो आपके हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है। तो आपसे यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है यहाँ पे कि कॉलॉइड आपके होमोजीनियस होते हैं या फिर हेट्रोजीनियस होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको देखने को मिलता है होमोजीनियस, जो आपको दिखता है, पर रियलिटी में अगर हम बात करें तो वो होते हैं आपके हेट्रोजीनियस। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको हेट्रोजीनियस मार्क करना है, ठीक है। तो क्योंकि आपके जो कोलाइड्स होते हैं वो आपके हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है।
फिर आपको यहाँ पे टिंडल इफेक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोलॉइड्स होते हैं यहाँ पे ये लाइट को रिफ्लेक्ट ये आपकी स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बेसिकली पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से टेबल के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पे जो आपके कोलॉइड होते हैं ना, दो चीजों से बनते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे डिस्पर्जन डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। एक होता है आपका यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम, दूसरा आपका होता है यहाँ पे डिस्पर्स्ड या फिर डिस्पर्जन फेज, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज या फिर डिस्पर्जन फेज। तो जो आपका यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपका होता है यहाँ पे सॉल्यूट, ठीक है, जो कि आपका लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो आपका होता है यहाँ पे सॉल्वेंट, जो आपका हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बस अभी के लिए इतनी चीज याद रखो। अब उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे टेबल के थ्रू समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे डीपी लिख रहा हूँ, इसका मतलब है डिस्पर्जन फेज, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे डीएम लिख रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम। फिर यहाँ पे मैं टाइप लिख रहा हूँ, ठीक है, किस टाइप का आपका कोलाइड होता है, और यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे पहले ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, पहले उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे मिल्क, ठीक है। तो मिल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप डिस्पर्जन फेज में और डिस्पर्जन मीडियम में दोनों में ही जब आप यहाँ पे लिक्विड लिक्विड रखते हो तब आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इमल्शन, ठीक है। और इमल्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल है यहाँ पे मिल्क। तो मिल्क तो आपका एक तरीके का कोलॉइड होता है, तो ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ये अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मर्ड की, तो देखो मर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिस्पर्जन फेज में सॉलिड, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड। तब आपका यहाँ पे बनता है सोल, और यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल होगा वो होगा यहाँ पे मड। तो मड भी आपका एक तरीके का कोलॉइड होता है, ठीक है। और मड के साथ अगर इसके अलावा देखोगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, पेंट जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है हमारे यहाँ पे बटर। अब देखो बटर के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्पर्जन फेज में आपका बन जाएगा यहाँ पे लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम में आपका बन जाएगा यहाँ पे सॉलिड। तब आपका यहाँ पे क्या बनता है, तब आपका बनता है यहाँ पे जेल। और जो आपका बटर होता है बेसिकली यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल होता है जेल का, ठीक है। तो बटर ले लो या फिर आप चीज ले सकते हो, ठीक है, जेली ले लो। तो ये सब आपके एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे जेल के, जेल टाइप के कोलॉइड के। और ये आपका कैसे बनता है, जब आप यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम, आप डिस्पर्स फेज रखते हो लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम रखते हो यहाँ पे सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना। मतलब सॉल्वेंट आपका हो जाएगा सॉलिड, सॉल्यूट है आपका यहाँ पे कोई लिक्विड, ठीक है। कोई भी सॉल्यूट है जो लिक्विड है। फिर अब देखो यहाँ पे ये तीन तो हो गए, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड आपका यहाँ पे कोई भी कोलॉइड नहीं होता, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं तो वो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो दो लिक्विड के केस हो गए, तो एक और आपका लिक्विड का केस होता है, वो होता है यहाँ पे लिक्विड के साथ जब आप यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम में गैस को रखते हो, तब आपका बनता है यहाँ पे एरोसेल, ठीक है, एरोसोल। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे फॉग का, ठीक है, क्लाउड्स वगैरह का, या फिर मिस्ट का, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे जब आपका डिस्पर्जन फेज आपका लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम आपकी कोई गैस है, ठीक। तो यहाँ पे तीन केस होते हैं यहाँ पे लिक्विड के, तो ये इस तरीके से भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। लिक्विड को लिक्विड के साथ मिला है, लिक्विड को सॉलिड, लिक्विड के साथ गैस, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ अगला बता रखा था यहाँ पे जैसे सॉलिड, तो अब हम यहाँ पे पहले सॉलिड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के साथ आप यहाँ पे गैस को भी मिला सकते हो। तो सॉलिड के साथ जब आप गैस को मिलाओगे तब भी आपका क्या बनेगा, एरोसोल ही बनेगा। बस एग्जाम्पल इस केस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे जैसे स्मोक हो गया, ठीक है। या फिर जो आपका एग्जॉस्ट निकलता है ना, एग्जॉस्ट वाला जो आप यहाँ पे ऑटोमोबाइल का कोई भी व्हीकल का जो एग्जॉस्ट होता है वहां से जो आपका धुआं निकलता है, वो आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जब आप यहाँ पे सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाते हो, तो देखो जब आप सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाते हो तब आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सॉलिड जेल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिल्की ग्लास वगैरह या फिर जेम स्टोन हो जाएगा, ठीक है, जेम स्टोन। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से याद रखना है कि तीन केस होते हैं आपके सॉलिड के, तीन केस होते हैं आपके यहाँ पे लिक्विड के, ठीक है। और आप यहाँ पे तीनों को लिक्विड गैस सॉलिड इस तरीके से मिलाते हो। वहीं पे जब हम बात करेंगे यहाँ पे गैस की, ठीक है, तो गैस के आपके होते हैं सिर्फ दो ही केस होते हैं। तो गैस को आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बार लिक्विड से मिलाते हो, एक बार सॉलिड से मिलाते हो। पर आप कभी भी गैस को गैस के साथ नहीं मिलाओगे, ठीक है। तो जब आप लिक्विड को मिलाते हो यहाँ पे गैस के साथ तब आपका बनता है यहाँ पे फोम। और जब आप गैस को मिलाते हो सॉलिड के साथ तब आपका बनता है यहाँ पे फोम, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या बन रहा है, फोम बन रहा है। गैस को चाहे लिक्विड के साथ बनाओ या फिर सॉलिड के साथ मिलाओ, बस आपका एग्जाम्पल अब थोड़ा अलग हो जाएगा।
ऊपर वाले की बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जैसे शेविंग क्रीम, ठीक है। नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे रबर, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अपना यहाँ पे डी ऑप्शन, बोरिक एसिड। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2023 मतलब यहाँ पे पिछले ही साल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज। अब ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट है। देखो अब मैं यहाँ पे दिखाने के लिए मैं आपके लिए एनसीईआरटी भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये क्लास 9 की सेकंड चैप्टर है आपका, यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसकी आपके एनसीईआरटी का यहाँ पे चैप्टर है, ठीक है। सेकंड चैप्टर है बेसिकली यहाँ पे 9th क्लास की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब मैंने आपको यहाँ पे ये चैप्टर करवाया था, यहाँ पे जब आपने सीरीज अगर फॉलो करी है तो आपको पता होगा। तो मैंने आपको अच्छे से सारे नोट्स वगैरह भी यहाँ पे दे रखे थे, मार्क कर करके, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज करी है उनमें। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप रिवाइज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिस्टिलेशन मेथड होता है, उसको आप यूज करते हो यहाँ पे सेपरेट करने के लिए दो मिसेबल लिक्विड्स को, जब भी यहाँ पे उन दोनों मिसेबल लिक्विड्स के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में आप देखो यहाँ पे आपको क्लियरली ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, यही सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगी कि इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसेबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपको क्लियरली ये स्टेटमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे डिस्टिलेशन होने वाला है। सिंपल डिस्टिलेशन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डिस्टिलेशन लिखा है, सिंपल डिस्टिलेशन आपको ऑप्शन में दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन लिखा हो या फिर सिंपल डिस्टिलेशन लिखा हो, सेम चीज है। अगर आपको सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दे दे तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो डिस्टिलेशन है बेसिकली वो दो तरीके का है। एक है सिंपल डिस्टिलेशन, जिसको आप नॉर्मल डिस्टिलेशन भी यहाँ पे लिखते हो। वहीं पे एक होता है हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उसकी भी कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी है कि जिसके बीच का यहाँ पे, उसमें भी यहाँ पे मिसेबल लिक्विड्स को ही आप सेपरेट कर रहे हो, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो 25 केल्विन से कम का है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे ये। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको और भी आपको दे रखे हैं फिल्ट्रेशन वगैरह, जो आप यहाँ पे हेट्रोजीनियस को अलग करने के लिए आप करते हो, हैंड पेकिंग भी आप यहाँ पे यूज करते हो बेसिकली यहाँ पे। फिर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे, ये सब आपके यहाँ पे सेकंड चैप्टर में ही देखने को मिल जाएंगे। तो क्रोमोटोग्राफी आपका एक इंपॉर्टेंट आपका मेथड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे अपना आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन, जहाँ पे आपका डेंसर पार्टिकल्स नीचे हो जाते हैं अपर, और जो आपका ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे आपके लाइटर पार्टिकल्स चले जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू आप यहाँ पे सेपरेट करते हो। तो ये सब चीज हमने यहाँ पे कवर कर रखी है। अगर आपने अभी तक सीरीज नहीं देखी है तो यहाँ पे मैं बोलूंगा देख लो। अगर टाइम नहीं है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीधा जाओ टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे पीडीएफ्स आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, जो भी अभी तक हमने चैप्टर्स कंप्लीट किए उनकी। और डायरेक्ट आप पीडीएफ के थ्रू आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे सब मार्किंग के साथ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो अपना क्या होने वाला है, यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन अपना राइट आंसर है। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2019 में पूछ रखा है। अब देखो मैंने यहाँ पे 23 वाला आपको सिर्फ बेसिकली यहाँ पे बुक में दिखाया है, तो ये मत समझना कि सिर्फ 23 वाले ही क्वेश्चन आते हैं बुक से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 23 वाला इसलिए दिखाया क्योंकि आपका वो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। तो आप ये ना सोचो कि एनसीईआरटी से पहले क्वेश्चन आते थे अब नहीं आते हैं, अभी भी आते हैं और अच्छे खासे लेवल के आते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी तो जरूरी है, जो आपको यहाँ पे करनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 का आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे आपसे क्या बोला है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन पेपर क्रोमोटोग्राफी इज। अब देखो अभी मैंने आपको दिखाया था पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्रोमोटोग्राफी। तो बेसिकली जो आपका क्रोमोटोग्राफी होता है ये आपका एक और आपका सेपरेटिंग प्रोसेस है, जहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे सेपरेट करते हो मिक्सचर्स को उनके कंपोनेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सेपरेट कर रहे हो यहाँ पे मिक्सचर्स को ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका एक सेपरेटिंग मेथड ही है। सेपरेट कर रहे हो यहाँ पे मिक्सचर्स को, ठीक है। सेपरेट कर रहे हो किसको, यहाँ पे मिक्सचर्स को, और उनके कंपोनेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो ये अगला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए यहाँ पे होने वाला है वो है यहाँ पे कि हम इसको एज अ टेस्ट भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं प्योरिटी निकालने के लिए, ठीक है। या फिर प्योरीफाई कंपाउंड्स के लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कलर कंपोनेंट जो होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं।
तो यहाँ पे मैं ये सब लिख दे रहा हूँ। पहला अपने पास यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट्स, ठीक है, कलर कंपोनेंट्स। दूसरा आप यहाँ पे बोल सकते हो जो आपके यहाँ पे प्यूरिफाई कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपाउंड्स, प्यूरिफाई कंपाउंड्स के लिए आप इसको यूज करते हो। तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे टेस्ट दी प्योरिटी, ठीक है, टेस्ट दी प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स, कितने प्योरीफाई हैं वगैरह, आप इसके लिए यहाँ पे यूज करते हो। अब देखो उसी का एक टाइप होता है यहाँ पे क्रोमोटोग्राफी का, वो है आपका यहाँ पे पेपर क्रोमोटोग्राफी। अब पेपर क्रोमोटोग्राफी मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक तरीके का आप यहाँ पे पेपर यूज करते हो, जो एक तरीके का स्पेशल पेपर होता है, जहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो आपका पानी होता है, ठीक है, तो जो आपका पानी है वो आपका ट्रैप कर जाता है यहाँ पे क्रोमोटोग्राफी पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपका इस तरीके का जो यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, तो ये जो प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है वो आपका होता है यहाँ पे पार्टीशन, ठीक है। तो पार्टीशन आपका प्रिंसिपल है जिसके ऊपर यहाँ पे इस टाइप का पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो आपका एक टाइप है क्रोमेटोग्राफी का, ये आपका यहाँ पे यूज होता है। तो ये आपका डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बस इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो जनरली क्रोमेटोग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो अगर हम बात करें तो आपसे पूछता है कि कहाँ कहाँ आप यहाँ पे इसको यूज करते हो, एप्लीकेशंस वगैरह क्या है। तो देखो सबसे पहली चीज आपकी हो जाएगी यहाँ पे सेपरेट करने के लिए, सेपरेट कलर्स ऑफ डाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे कलर की स्पेलिंग, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखो, COLOR लिखोगे यूएसए के बेसिस पे, या फिर COLUR लिखो आप आपके यूके के बेसिस पे, ठीक है, जो भी इंग्लिश आप फॉलो करो। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है पिगमेंट्स को करने के लिए, ठीक है, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर, ठीक है। जो लास्ट वाला है इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे ड्रग्स को सेपरेट करने की, ठीक है। ड्रग्स को आप सेपरेट करते हो यहाँ पे फ्रॉम ब्लड, तब भी आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, आप क्रोमोटोग्राफी ही यूज करते हो। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कलर के बेसिस पे बात नहीं हो रही है। क्योंकि क्रोमोटोग्राफी में अगर आप देखोगे, क्रोमोटोग्राफी बेसिकली यहाँ पे शुरू का वर्ड यहाँ पे कलर के बेसिस पे बना है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हर आपका यहाँ पे चीज कलर के बेसिस पे ही हो रही है, पर आप यहाँ पे ड्रग्स को भी ब्लड से अलग कर रहे हो, तो वहां पे भी एक तरीके से आप बोलो कि कलर का यहाँ पे यूज हो रहा है। पर आपको ये पॉइंट जो है यहाँ पे तीसरी वाली जो एप्लीकेशन है, ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपके बहुत ज़्यादा आपके सेपरेटिंग आपके होते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह, जो आपके बेसिकली मेथड्स होते हैं। जैसे अपना पहला हो जाएगा जैसे इवेपोरेशन, ठीक है। फिर इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन है, जो मैंने आपको बताया कि ऊपर आपका यहाँ पे लाइटर पार्टिकल्स आ जाते हैं, नीचे आपके डेंसर आ जाते हैं, इस तरीके से आप इसको सेपरेट कर देते हो। फिर आपका डिस्टिलेशन हो गया, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो अभी हमने पिछले चैप्टर में पिछले क्वेश्चन में किया। फिर क्रोमोटोग्राफी हो गया। फिर सब्लिमेशन हो गया, जो मैंने आपको यहाँ पे शुरू में बताया था, ठीक है, जो आपका प्रोसेस होता है जहाँ पे आप सॉलिड से डायरेक्ट आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कोई चीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पे सब्लिमेशन का एग्जाम्पल, तो सब्लिमेशन का एक आपका एग्जाम्पल होता है यहाँ पे कैम्फोर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे कपूर, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का एग्जाम्पल होता है, और ये आपका वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब होता है यहाँ पे कि बहुत जल्दी यहाँ पे एक कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, इजिली आपका इवेपोरेट हो जाता है, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। फिर इसके अलावा भी आपके बहुत ज्यादा आपके और भी होते हैं, जैसे आपका सेपरेटिंग फर्नल हो गया, जहाँ पे आप दो इमिसिबल लिक्विड को अलग करते हो। एक होता है आपके मिसिबल लिक्विड, एक होते हैं आपके इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे यूज करोगे सेपरेटिंग फर्नल का, ठीक है। मिसिबल लिक्विड में आप यूज करोगे यहाँ पे डिस्टिलेशन का, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी सेपरेटिंग मेथड्स है, और इसको आप स्टार मार्क कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि ये नहीं बोल रहा हूँ मैं हमेशा आएंगे, पर आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीएस का, तो यहाँ पे ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पार्टीशन के ऊपर, यहाँ पे पार्टीशन प्रिंसिपल के ऊपर आपका यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे डिपेंड रहता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे 2020 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ, जो आपका ऑयल होता है और पानी होता है, ठीक है, जब आप यहाँ पे एक ही कंटेनर में उसको डालते हो तो वो क्यों मिक्स नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से वो आपका मिक्स नहीं होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरफेस टेंशन। अब देखो सरफेस टेंशन आपका यहाँ पे होता है यहाँ पे कि एक तरीके की आपकी एक टेंडेंसी होती है यहाँ पे लिक्विड सरफेस की, जो कि यहाँ पे क्या कर रही है, बेसिकली यहाँ पे श्रिंक कर देती है यहाँ पे
मिनिमम सरफेस एरिया पे, ठीक है, जो भी आपका लिक्विड होगा तो मिनिमम सरफेस एरिया पे यहाँ पे आके आ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, जैसा आपको पता है कि लिक्विड जो होता है उसकी कोई शेप नहीं होती है, जिस भी आप कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेता है, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे क्योंकि उसकी कोई ऐसा शेप नहीं है, और जब आप किसी भी कंटेनर में उसको डाल रहे हो तब आपको देखने को मिल रहा है कि उसको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे सरफेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो जो सरफेस उसको मिला उतने ही सरफेस में आप पूरा लिक्विड जो होगा यहाँ पे वो आ जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सरफेस टेंशन बोल रहे हैं, जहाँ पे आपका जो लिक्विड है बेसिकली यहाँ पे वो एक मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया में आप पे आ जा रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे बेसिक याद रखना है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, ठीक है, वो आपका बेसिकली यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से पानी पे फ्लोट करने लगता है बिना सबमर्ज्ड हुए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आपका सबमर्ज्ड हो, सबमर्ज मतलब होता है कि आधा पानी में आधा ऊपर तैर रहा है। पर अगर वो यहाँ पे सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, जिसकी डेंसिटी आपकी पानी से ज्यादा होगी जिस भी चीज की, तो वो जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपके वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। और ये आपका क्यों होता है, ये आपका होता है सरफेस टेंशन की वजह से। और इसीलिए आपको ऑयल भी दिख रहा है, क्योंकि ऑयल की भी जो यहाँ पे डेंसिटी है वो आपकी पानी से ज्यादा है, ठीक है। अब इसके अलावा अलावा भी अगर आप देखो, जैसे इंसेक्ट्स का हो गया, कोई भी इंसेक्ट ले लो, उसकी डेंसिटी हो गई, फ्लोट करने लगते हैं वो। या फिर आप कोई ब्लेड्स वगैरह ले लो, वो भी आपके यहाँ पे फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपकी एक तरीके की टेंडेंसी होती है यहाँ पे लिक्विड सरफेस की, जो जहाँ पे आपके जो लिक्विड है बेसिकली यहाँ पे मिनिमम सरफेस एरिया पे आ जाता है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इसकी कोई भी शेप नहीं होती है, कंटेनर में डालोगे उसकी वो शेप आ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि जो भी उस कंटेनर की शेप होगी उसका जो भी यहाँ पे सरफेस एरिया होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये कंटेनर है, इसका सरफेस एरिया है यहाँ पे ये, ठीक है। तो इतने ही सरफेस एरिया पे यहाँ पे ये पानी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जब आपका पानी की डेंसिटी से ज्यादा वाला कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, जब आप उसको पानी में डालोगे तो वो आपका फ्लोट करने लगेगा, वो पानी में सबमर्ज होना जरूरी नहीं है। और वो आपका होता है सरफेस टेंशन की वजह से ही, ठीक है। तो ये बस आपका इंपॉर्टेंट, एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लिक्विड में होती है, ये भी याद रखना कि सरफेस टेंशन आपको सिर्फ लिक्विड में ही देखने को मिलती है, गैस में आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और क्यों नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि गैस का कोई भी सरफेस नहीं होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि आप कंटेनर में इसको डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सरफेस देखने को मिल जा रहा है। पर वहीं पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक तरीके से फ्री सरफेस देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे जो आपका गैस है उनके पास कोई भी फ्री सरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आपका सरफेस टेंशन आपको सिर्फ लिक्विड में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका सरफेस भी है, ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस वगैरह, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सरफेस टेंशन में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है डी ऑप्शन। और जो भी आपके यहाँ पे सेपरेटिंग मेथड से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज देख लेना। वहाँ पे इस केमिस्ट्री का आप अगर प्लेलिस्ट देखोगे, मतलब प्लेलिस्ट नहीं, मतलब वीडियोस देखोगे सिंगल प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टॉपिक देख लेना वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीडीएस में ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इन क्वेश्चन, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी वहां से, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है, पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और इसको रिवाइज करो, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है अपना यहाँ पे राइट आंसर है, और सीडीएस के पीवाईक्यू के थ्रू आप यहाँ पे रिवाइज कर लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को। now अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि ग्राफाइट के रिलेटेड ही आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, तो आपको बताने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ग्राफाइट के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे पूछा गया एलोट्रोप से, ठीक है। तो ये आपसे किससे पूछा गया, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे एलोट्रोप से। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपसे पूछा गया एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, इससे आपसे बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आपको पता हो कि चार तरीके के आपके एलोट्रोप्स हैं, तो पहला आपका होता है यहाँ पे ग्राफाइट, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे होता है डायमंड। तीसरा आपका होता है यहाँ पे फुलरीन, ठीक है, जो आपका फुटबॉल टाइप का आपको देखने को मिलता है। और लास्ट आपका होता है यहाँ पे ग्राफाइन, ठीक है। कहीं कहीं आपको ग्राफाइन देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी देखने को मिल सकता है, पर आपको यहाँ पे एटलीस्ट ये तीन तो शुरू के पता होना चाहिए, ग्राफाइट, डायमंड और फुलरीन, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ग्राफाइट के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफाइट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सब चीजें, ठीक है। तो ग्राफाइट जो होता है आपका यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्लेनर हेक्सागोनल, प्लेनर हेक्सागोनल लैटिस में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हेक्सागोनल शेप का बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। ये इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं पहले भी, तो इसको जरूर याद रखना। अब देखो हेक्सागोनल पेलन मतलब यहाँ पे कैसा हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये 6 आपके हो गए, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करो आप, ठीक है। और एक सेकेंड वापस से बना दे रहा हूँ, सही से बनानी है, ठीक है। एक सेकेंड देना, यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे हेक्सागोनल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी एक लैटिस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका हेक्सागोनल शेप की एक लैटिस बनती है, जो कि आपका यहाँ पे होता है यहाँ पे ग्राफाइट में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरा क्या यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका ग्राफाइट होता है ना, ये आपका एक मिनरल है, ठीक है। ये क्या आपका यहाँ पे एक मिनरल है, तो इसका जब ये मिनरल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये एक आपका नॉन मेटल है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो प्योर ग्रेफाइट होता है, ये आपका एक तरीके का मिनरल होता है। इसी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आपका ग्रेफाइट है, ये आपका एक तरीके का नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है। दूसरी है कि ये आपका एलोट्रोप होता है, यहाँ पे अभी मैंने बताया एकदम करेक्ट है। अब यहाँ ये याद रखना कि ये आपका कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा आपका टॉपिक है, पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो ग्रेफाइट होता है, ये आपका कंडक्टर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और ये आपको पेंसिल्स वगैरह में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ग्राफाइट वगैरह यहाँ पे यूज होता है पेंसिल के लेड वगैरह में। तो ये भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। तो अपना यहाँ पे जो आंसर है, वो अपना आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, जो गलत है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका हेक्सागोनल लैटिस में देखने को मिलता है, मतलब प्लेन देखने को मिलेगा हेक्सागोनल, ठीक है। प्लेनर हेक्सागोनल आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। और लैटिस मतलब होगा यहाँ पे कि इतने सारे आपको यहाँ पे इसके बाद कनेक्शन बस देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। और आपका हर एक कार्बन एटम आपका इसका 3 और कार्बन एटम के साथ यहाँ पे लिंक्ड होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे अटैच होता है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और यहाँ पे जो राइट आंसर क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन, जो आपका यहाँ पे गलत है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगा। अपना अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, अपना आंसर होगा यहाँ पे प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैंने बताया यहाँ पे कि हर एक कार्बन एटम आपका जो है वो यहाँ पे 3 और से यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि अलग 3 और से आपका यहाँ पे क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपका होता है यहाँ पे डायमंड का, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे डायमंड के बारे में पूछा होता तो उस केस में आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो डायमंड होता है, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है यहाँ पे टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इस यहाँ पे 3D टेट्राहेड्रल लैटिस आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायमंड के केस में, पर यहाँ पे क्योंकि गलत है, क्योंकि हमसे यहाँ पे ग्राफाइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 2023 का ही यहाँ पे क्वेश्चन है। और इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द कॉमन एलिमेंट, ठीक है। आपको कॉमन एलिमेंट बताना है इन ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड एंड ग्रेफाइन। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये चारों क्या आपके एलोट्रोप्स है कार्बन के। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो कॉमन होने वाला है यहाँ पे एलिमेंट, वो आपका क्या होगा, यहाँ पे कार्बन होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अपना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और बहुत सिंपल सा आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, इसमें एज सच आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको ये पता हो कि ये चारों जो होते हैं आपके एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, ठीक है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन थे पिछले 10 साल में जो आए थे, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे मेंशन कर देना। साथ ही साथ मैं आपको, जैसे मैंने रिकमेंड कर रखा है, तो सीएपीएफ पीवाईक्यू सीरीज और सीडीएस पीवाईक्यू सीरीज आपको जरूर देखनी है, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो हर एक यहाँ पे जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आई बटन पे भी मैंने दे रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वहां पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी।
और यहाँ पे जो आपकी लास्ट पेज देखने को मिल रहा है यहाँ पे पीडीएफ का, इस पे आप लोगों पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट अपने यहाँ पे चैनल पे पहुंच जाओगे। फिर वहां पे आप इजीली प्लेलिस्ट सर्च करके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पे देखना हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे तरफ से तो यहाँ पे वो दो प्लेलिस्ट का यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगा पीवाईक्यूज के पर्सपेक्टिव से। बाकी आपको जो देखना हो वीडियोस वो आप यहाँ पे इजीली जाके देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।